हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ये जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। और जो डेरिवेशन आप लोग करेंगे आज वो शायद आपके बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे। यदि नहीं दिखाई देता है तब भी आप लोग तैयारी करके इस प्रकार जाइएगा कि सारा क्वेश्चन आप लोग कर लें। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन पहला नंबर दिखाई दे रहा है ये गॉस का अनुप्रयोग है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि गॉस के जितने भी अनुप्रयोग है उसको तैयार करके जाइएगा, यहाँ तक कि गॉस का जो प्रमेय है उसको भी तैयार कीजिएगा। और यदि सेकंड लेसन की बात करते हैं तो देखिए सेकंड लेसन में आप जब भी आप लोग जाएंगे तो देखिए संधारित्र वाला जो चीज होता है, संधारित्र की धारिता या संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा, उसको तैयार कीजिएगा। या तो उसको न्यूमेरिकल देगा या तो डेरिवेशन देगा, जो भी देता होगा। तो हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपसे बोला है कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है और तार के बगल में हमको बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम लोग देखेंगे एक अनंत लंबाई का आवेशित तार, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेगा इस क्वेश्चन में। बोलिएगा कि माना, इसे लिखेगा माना एक अनंत लंबाई का क्या है, आवेशित तार है। बोल देंगे माना एक अनंत लंबाई का क्या है, आवेशित तार है, जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। एक समान रूप से क्या है, प्लस क्यू आवेश वितरित है। इस आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। इस तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या बोलेंगे, लेमडा है। और हमको इस तार से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग बोलेंगे, इसके आगे बोलेंगे जिस बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से लेके एक गॉसियन बेलन की क्या करेंगे, कल्पना है। ये गॉसियन बेलन जब हम लोग बनाएंगे तो इस गॉसियन बेलन के 3 जगह, एक वक्र पृष्ठ पर और 2 जगह वृत्ताकार पृष्ठ पर, ये आपका जो है ये वृत्ताकार पृष्ठ है और नीचे एक वृत्ताकार पृष्ठ ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो वृत्ताकार पृष्ठ होता है वहां पे जो क्षेत्रफल वेक्टर देखते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के तल के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल वेक्टर रहेगा वो किधर रहेगा, वो नीचे की तरफ रहेगा। क्षेत्रफल वेक्टर किधर रहेगा, नीचे। और आप लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किधर रहेगी, सामने। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सामने और क्षेत्रफल वेक्टर किधर रहेगा, नीचे। तो इनके बीच में कितना डिग्री कोण है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ पे देखिएगा वक्र पृष्ठ पर देखा जाएगा तो वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों को दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। दोनों को दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो यहाँ पे जब एक ही दिशा में होंगे और यहाँ पे क्या है, लंबवत है, और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या है, लंबवत है। तो जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटली निकालते हैं तो देखते हैं जहां पे लंबवत होता है वहां पे विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे शून्य होगा और यहाँ पे शून्य होगा, केवल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, वक्र पृष्ठ पे होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि देखिए ऐसे बोलेंगे कि माना अनंत लंबाई का क्या है, एक आवेशित तार है। इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। उसके बाद बोलेंगे इससे तार से आर दूरी पर, जो बनाए थे तार से कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे लिखेंगे जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, आपको बताया है कि उस बिंदु से लेके क्या बनाना होता है, एक गॉसियन बेलन आपको बनाना होता है। और गॉसियन बेलन जैसे बना देते हैं तो वहां पे 3 को बिंदु लेते हैं, P और Q और R। जहां पे देखिए P बिंदु जो होता है वो वक्र पृष्ठ पर होता है और दोनों को दोनों यहाँ पे एक ही दिशा में होते हैं। कौन कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। जिसके कारण एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ पे विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है और थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। यदि वृत्ताकार पृष्ठ पर दोनों जगह ऊपर और नीचे, यहाँ पे क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री का कोण बनने के कारण क्या होता है, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हल किया गया है कि देखिए ई ए cos थीटा। यहाँ पे देखिए जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब लिखिएगा टोटल विद्युत फ्लक्स लिखिएगा तो देखिए टोटल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर, देखिए फाई बराबर हम 3 जगह निकाल सकते हैं। एक आप कहाँ निकाल सकते हैं, एक आप बोलेंगे किस जगह, वक्र पृष्ठ पर, तो लिखेंगे डी फाई पी। एक जगह आप कहाँ निकालेंगे, एक जगह आप निकालिएगा वृत्ताकार पृष्ठ पर, डी फाई आर। यहाँ पे ले लीजिएगा एक आर बिंदु। फिर उसके बाद क्या निकालेगा, उसके बाद एक जगह और लीजिएगा क्यू बिंदु पर। नीचे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर क्यू लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर, यहाँ दोनों एक दूसरे को क्या रहेगा, लंबवत। तो यहाँ लिखिएगा डी क्यू और क्या लिखेंगे, डी फाई आर और डी फाई क्यू। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फाई दिखाई दे रहा होगा, ये जो फाई है पूरे गॉसियन बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। और जब इसका प्रसार करेंगे तो देखिए डी फाई, हम लोग फार्मूला जानते होंगे कि फाई बराबर होता है ई ए और क्या होता है, कास थीटा। ई ए क्या होता है, ई ए कास थीटा, ये फार्मूला होता है। तो जब फाई बराबर लिखा जाएगा, इसका प्रसार किया जाएगा तो यहाँ देखिएगा लिखा जाएगा ई और डी ए
और साथ में कोण लिखा जाएगा, कितना डिग्री कोण बना है। तो P पर देखेंगे तो P पर कितना डिग्री कोण है, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, यहाँ हो जाएगा 0। फिर जब हम R वाले पे देखेंगे तो लिखेंगे E और साथ में DA और यहाँ लिखेंगे काश कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है काश 90, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है 90। फिर हम देखेंगे इस वाले पर Q वाले पर, तो जब Q का लिखेंगे तो ये लिखेंगे E और साथ में DA और साथ में कौन डिग्री कोण 90, क्योंकि नीचे भी कितना डिग्री कोण बन रहा है 90। तो ये जो काश 90 का मान होता है वो होता है 0। यहाँ देखिए काश 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू, यहाँ से E बाहर निकल जाएगा और DA अंदर रहेगा और यहाँ का 0 का मान 1 हो जाएगा। अब बाकी जब यहाँ पे देखा जाएगा R और Q वाले पर, तो R वाले पे 0 होगा और Q वाले पे भी क्या होगा 0, तो यहाँ दोनों क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फाई बराबर E, और देखिए ये जो D है इस छोटे से जगह का क्षेत्रफल है, छोटे से जगह का क्या है क्षेत्रफल है। पूरा होकर पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए तो बेलन का होकर पृष्ठ होता है 2 पाई R H, क्या होता है 2 पाई R और H। H के जब हम लिखेंगे इसकी कितनी ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई लिखा जाएगा L, बेलन की ऊंचाई क्या लिखा जाएगा L। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से, हम लोग जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से एक फार्मूला होता है फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। बोलेंगे हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है Q अपान एप्सिलॉन 0, और देखा जाएगा कि दोनों का कौन सा पक्ष बराबर है, दोनों का बायां पक्ष क्या है बराबर है। तो जब बायां पक्ष ही बराबर है तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से E 2 पाई R L इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0। अब देखिए ये चीज गुणा में उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई और एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q बट्टा L हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा R। और देखिए ये क्या होता है Q बट्टा L, Q बट्टा L जो होता है लेमडा होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो लेमडा बराबर लिखते हैं Q बट्टा L, तो यहाँ से लेमडा की जगह पर क्या लिखा जाएगा Q बट्टा L। तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा आपका लेमडा अपान R। और हम लोग ना इसका वैल्यू रखने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 बघात 9, तो वैल्यू रखने के लिए अपने मन से नीचे 2 से भाग देंगे, 2 से क्या करेंगे गुणा। तो ये फार्मूला जो बन जाएगा E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 2 लेमडा अपान R। ये चीज आपको प्रूव करना था। तो देखिए ये जो पहला डेरिवेशन था इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा और साथ में लिखने के साथ साथ ये प्रूव करना होगा। चलिए दूसरे वाला डेरिवेशन को क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि विद्युत द्विध्रुव, आपको पता होगा विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें कितना आवेश होते हैं, 2 आवेश होते हैं, और दोनों आवेशों का परिमाण क्या होता है बराबर होता है, और दोनों आवेश एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत। यदि आप विद्युत द्विध्रुव बनाइएगा, देखिए विद्युत द्विध्रुव यदि आप बनाते हैं इसमें एक प्लस वाला आवेश होता है और एक क्या होता है माइनस वाला आवेश होता है। जिसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या, देखिए सबसे पहले इधर प्लस वाला आवेश लिखा जाता है, इधर लिखा जाएगा माइनस वाला आवेश, और दोनों के बीच की दूरी 2L होती है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 2L। यदि इसके केंद्र से दूरी नापा जाए आधा आधा, तो आधा L इधर कर देंगे और आधा L इधर कर देंगे। और पूछता है बोर्ड में कि द्विध्रुव के अक्ष पर, कहाँ पूछता है द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष पर भी पूछ सकता है और नीरस पे भी पूछ सकता है। तो हम बोलेंगे फिलहाल में ये जो क्वेश्चन है ये द्विध्रुव के अक्ष पे ही लगाया जा रहा है। तो बोलेंगे माना एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव के केंद्र O से, द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर, यहां से लेंगे कितनी दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या लेंगे यहाँ पे एक बिंदु P है। बोलेंगे द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पे एक बिंदु P है और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग पहले डायरेक्शन दिखाएंगे। डायरेक्शन दिखाएंगे, देखिए प्लस क्यू है तो प्लस क्यू विद्युत बल रेखा को निकालता है, तो प्लस खाते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी सामने होगी, इधर होगी E1 किधर होगी सामने, तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। अब माइनस खाते किधर होगी इधर होगी E2, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी E2। तो हम लोग देखते हैं कि E1 और E2 दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि E1 और E2 सदिश राशियां हैं। तो कभी भी दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो सदैव घटाया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है दोनों सदिश राशियां एक दूसरे क्या है विपरीत है, और ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाएगा। तो ज्यादा कौन है प्लस वाले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, अर्थात E1 ज्यादा होगा और E2 क्या होगा कम होगा, क्योंकि प्लस के खातिर प्लस जो आवेश है वो बिंदु P के क्या है नजदीक है। तो यहाँ पे E1 ज्यादा होगा E2 क्या होगा कम होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आपको बताया गया है और इसके द्विध्रुव के केंद्र मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमको क्या पता करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बोलेंगे कि देखिए ये दूरी लिखा गया है कि प्लस क्यू से कितना दूरी होगा, तो देखिए ये जो प्लस क्यू है इससे कारण कितना दूरी होगा, तो पूरे ये दूरी हमको नहीं पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इसके केंद्र से और यहाँ तक की दूरी कितनी है R। यदि R में से L काट के निकाल दें
तो प्लस क्यू से और पी तक की दूरी कितनी होगी, आर माइनस यल। और देखिए माइनस क्यू है और माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी कितनी होगी, आर और प्लस, यहाँ तक तो आर है, इसमें यल जोड़ देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर प्लस यल। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया, देखिए प्लस क्यू से दूरी और माइनस क्यू से दूरी, दोनों दूरी दिखा दिया है, एक आर माइनस यल है और एक कौन दूरी है, आर प्लस यल है। अब देखिए सबसे पहले ये लिखा गया है E1, E1 का मतलब पहले वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला होता है कि एक आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू के, इसलिए लगाया गया है, ये बोला जाएगा कि इसके बीच में एक कोई माध्यम रखा गया है, परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है जिसका के वैल्यू है। यदि इन दोनों आवेशों के बीच में जहां पे हमको निकालना है, यदि वाई हो या निर्वात हो, वाई या निर्वात हो, उसके लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फिलहाल में लगा दिया गया 1/4πε0 इंटू के, और किस आवेश के लिए निकाल रहे हैं, इस आवेश के लिए प्लस क्यू, और कितनी दूरी से निकाल रहे हैं, ए से पी, यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसको ए, और क्या लिख दीजिएगा ए और पी, यहाँ से ए है, बी है और यहाँ पे क्या है, पी है। तो एपी दूरी, ए से पी तक की दूरी, तो ए से पी तक की दूरी आप निकाले कितना है, आर माइनस यल। तो फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़िएगा, यहां से देखिए माइनस क्यू खाते, जब माइनस क्यू खाते निकालेंगे तो E2 लिखेंगे, और E2 बराबर होगा 1/4πε0 क्यू बट्टा, और जितना दूरी है तो दूरी कितना था, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। हम लोग देखेंगे कि जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो ज्यादा वाला तीव्रता में से कम वाला तीव्रता को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और ज्यादा कौन है, तो ज्यादा है E1, E1 में से किसको घटाना है, E2 को। तो जब E1 लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बट्टा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, और E2 लिखेंगे 1/4πε0 इंटू के लगा भी सकते हैं, और शुरू में बोल सकते हैं कि दोनों प्लेटों के मतलब दोनों आवेशों के बीच में वाई या निर्वात है, तो आप सीधे कर लीजिए कि वाई या निर्वात के लिए कितना कर सकते हैं, के बराबर 1। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या चीज कॉमन हो रहा है, तो कॉमन देखेंगे तो 1/4πε0 भी है, के भी है, क्यू भी है, क्योंकि क्यू इसमें भी है, क्यू वहां भी है, ये भी है, 4πε0 भी इधर भी है, 4πε0 इधर भी है। तो जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल दिए। अब बाहर निकालने के बाद क्या किया जाता है, भाग। जब भाग देंगे तो देखिए 1/4πε0 इंटू के से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर आपको बचेगा, देखिए इसके आगे आप हल करेंगे तो यहाँ पे जो बचा है 1 बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, इधर बचेगा 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। उसके बाद इसका एलसीएम लिया गया है, जब एलसीएम लेंगे देखिए एक लाइन इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है, एलसीएम में दे लेते हैं। देखिए पहले कॉमन कर लीजिए, जब कॉमन करेंगे देखिए क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, 1/4πε0 के इसमें भी है, इसमें भी है, बाहर कर लीजिए। जब बाहर करेंगे क्यू और लिखेंगे 4πε0 इंटू के, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर भाग दिया जाता है, भाग देंगे तो 1/4πε0 के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर। इधर देखिएगा इधर क्या बचेगा, इधर आपका ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आप एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लिया जाएगा तो देखिए q/4πε0 इंटू के, और एलसीएम लेंगे तो दोनों एलसीएम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो दोनों एलसीएम हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर। भाग दीजिएगा तो माइनस वाले से माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा, कौन वाला बचेगा, प्लस वाला। तो प्लस का एक में गुणा करेंगे तो प्लस ही रह जाएगा, r प्लस यल का होल स्क्वायर। इधर देखिए ये वाला इससे पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, तो इधर बचेगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या कर दीजिएगा, इसका प्रसार कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर नीचे आप देखिएगा इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, जब दोनों पे स्क्वायर है तो पूरे का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे किया गया है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो पूरे का क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। और ये फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर से देखिए इसका जब प्रसार करेंगे, तो जब इसका प्रसार करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl। और जब इसका प्रसार करेंगे तो देखिए बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण वो भी क्या बन जाएगा, माइनस। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है लेकिन माइनस बी स्क्वायर होगा, अब माइनस 2ab होता है लेकिन प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट जाएगा, 2rl मिलकर कितना हो गया है, 4rl। यहाँ पे कितना हो गया, 4rl। अब इसके बाद जब देखिए 4rl हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि q इंटू 2l p होता है, q इंटू 2l p होता है, तो q और p को एक पास कर लेंगे और यहाँ से मिला देंगे, q इंटू pl क्या होता है, q इंटू 2l p होता है, और ऊपर रहेगा r, और बोलेंगे ना कि ये जो r दिखाई दे रहा है यल की तुलना में बड़ा है, क्या बोलेंगे, r बड़ा है किससे से, यल से।
तो जो इसका स्क्वायर होगा वो काफी ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग यल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब यहाँ से आप यल स्क्वायर छोड़िएगा तो आपका ये से क्या बचेगा, यहाँ पे 2 दूना के 4, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर में गुणा होगा 2 दूना के 4, और एक आर से एक आर कट जाएगा। तो कितना आर बचेगा नीचे, 3 आर, जो कि यही आपको क्या करना था, प्रूव करके लाना था। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बताइए। स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो U इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर, और यदि संधारित्र की धारिता पूछता है तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए C बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A बट्टा K D, ये फार्मूला होता है। C बराबर क्या होता है, K एप्सिलॉन 0 A इंटू D। अब एक बात देखिए, यदि दोनों प्लेटों के बीच में वायु हो या निर्वात हो, ये जो फार्मूला होता है ये बन जाता है C0 बराबर हो जाता है एप्सिलॉन 0 A बट्टा K D, ये फार्मूला इसमें तब्दील हो जाता है, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए क्या होता है 1। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो बोलेंगे समांतर प्लेट आप लिखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार और आकृति, देखिए जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए ही, संधारित्र जो होता है दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए ही इसके विभव को क्या करके, इसके विभव को घटा के इस पर आवेश की मात्रा को बढ़ा के इसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, यही संधारित्र होता है। देखिए संधारित्र में दो प्लेट लगे होते हैं, पहला जो प्लेट होता है इसको हम लोग जोड़ देते हैं किसी विद्युत स्रोत से, पहले प्लेट को किससे जोड़ते हैं, विद्युत स्रोत से, और जो दूसरा प्लेट होता है इसको ले जाकर जोड़ देते हैं हम लोग पृथ्वी से। दूसरा जो प्लेट रहता है इसको जोड़ा जाता है किससे, पृथ्वी से। अब देखिए जब इसको जोड़ देंगे तो देखिए इस पर क्या होता है, प्लस क्यू आवेश रहता है, इस पर जो रहता है प्लस क्यू आवेश रहता है, और जितना इस पर प्लस क्यू आवेश रहता है ठीक इसी के बराबर उल्टा इस पर क्या रहता है, माइनस क्यू आवेश रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए ये पहला प्लेट है और एक ऐसा है धन आवेश है, तो धन आवेश सदैव क्या करता है, विद्युत बल रेखा को निकालता है। तो धन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर होगी, E1 किधर होगी, इधर होगी। यदि माइनस आवेश देखा जाए तो माइनस आवेश का काम क्या है, माइनस आवेश विद्युत बल रेखा को अपनी तरफ क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो माइनस खातिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी। E2 खातिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर ही होगी। तो दोनों एक ही दिशा में है, दोनों प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक ही दिशा में। तो जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में रहती है तो तुरंत क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में रहता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों जोड़ेंगे, हो जाएगा E1 और प्लस क्या लिख देंगे, E2, E1 प्लस E2। अब दोनों का मान भरेंगे कि E1 कितना होता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी एक प्लेट होता है और एक अकेले प्लेट खातिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपान क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये फार्मूला होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दूसरे प्लेट के लिए भी वही होगा, सिग्मा अपान क्या होगा, 2 एप्सिलॉन 0। देखा जाए कि दोनों का हर क्या है, सेम है। जब इस सवाल में देखा जाएगा दोनों का हर क्या दिखाई दे रहा है, सेम। जब हर सेम रहता है तो अंश को क्या किया जाता है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो एक सिग्मा और एक सिग्मा मिलकर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा। आपका सिग्मा इक्वल टू फार्मूला होता है, सिग्मा जो होता है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और सिग्मा की जो वैल्यू होती है सिग्मा बराबर होता है Q बट्टा A। सिग्मा का जो मान होता है वो कितना होता है, Q बट्टा A। तो यहाँ सिग्मा का जब हम लोग रखेंगे Q बट्टा के A और क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0, ये लिख देंगे। और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 1। और इसके बाद लिखेंगे कि हम जानते हैं कि विभव परवर्ता, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आप लोग रख लीजिएगा, दोनों प्लेटों की दूरी क्या रखिए, D। बोलेंगे कि विभव परवर्ता के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि विभव परवर्ता E इक्वल टू क्या होता है, विभव परवर्ता E इक्वल टू होता है V बट्टा के L माने दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। ये डिफिनीशन जो होता है वो विभव परवर्ता के लिए होता है। विभव परवर्ता E बराबर होता है विभवांतर बट्टा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों का कौन सा पक्ष बराबर है, दोनों का ये बायां पक्ष क्या हो गया है, बराबर। जब बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दाहिना पक्ष देखेंगे तो दाहिना पक्ष है Q बट्टा के A एप्सिलॉन 0, इधर का दाहिना पक्ष देखेंगे तो V बट्टा D। अब देखिए तिर्यक का बस गुणा कर दीजिए, तिर्यक का गुणा करेंगे तो V नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा Q बट्टा के V, और ये सामने गुणा होगा तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 बट्टा के D। और आपको पता होगा कि Q बट्टा V क्या होता है, Q बट्टा V C होता है। Q बट्टा V क्या कहलाता है, C। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा C बराबर A
एप्सिलॉन 0 बट्टा के डी। ये हम लोग लगाए हैं जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो, वायु हो या निर्वात हो, यहाँ पे लिख देंगे C0। और यदि दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम आ जाता है या इसके बीच में कुछ भी रख दिया जाता है तो उसके लिए फार्मूला होता है C बराबर के एप्सिलॉन 0 बट्टा के डी। ये डेरिवेशन है संधारित्र की धारिता के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ देता है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में कोई के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया टी मोटाई का, तो बताइए संधारित्र की धारिता कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन आप पूछता है, तो वो भी आप लोग बोर्ड में देख के जाइएगा पेपर देने से पहले एक बार जरूर। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि ओम का नियम का सत्यापन करना है। आपको इस वाले में आपसे पूछता है कि I इक्वल टू, देखिए आपसे क्वेश्चन में बोलता है इसमें कि I इक्वल टू होता है NEAVD, ये होता है। I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। ये आपको प्रूव करने के लिए पूछता है बार बार। यदि ये नहीं देता है तो कहेगा ओम के नियम का क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। तो हम लोग देखेंगे ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बोलेंगे इसके बारे में लिखेंगे कि माना एक क्या है, धातु का एक तार है। बोलेंगे माना एक धातु की तार है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, तथा इसका क्षेत्रफल क्या है, A है, तथा तार के दोनों सिरों के बीच लगाया गया विद्युत विभवांतर क्या है, V है, और तार में कितनी धारा बह रही है, I। इसके बाद हम लोग बोलेंगे लिखने के बाद कि तार के दोनों सिरों के बीच यदि विद्युत क्षेत्र लगा दिया जा रहा है तो उनके बीच जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब तार के भीतर प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या कितनी है, स्मॉल l। और अनुगमन वेग कितना है इलेक्ट्रॉनों का, अनुगमन वेग है Vd। तो ये फार्मूला आपको बतेबे किए हैं। I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। इसके बाद होता है कि आप लोग जानते होंगे विभव प्रवणता से प्लेटों के बीच जो होगा, जो धातु है उसके बीच जो विभव प्रवणता होगा E बराबर होता है V बट्टा L। यदि आप लोग पढ़े होंगे कि विभव प्रवणता सबको पता होगा E बराबर होता है V बट्टा के L, ये चीज होता है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के अंदर अनुगमन कर रहे हैं, तो पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बल बट्टा के आवेश। बल बट्टा क्या होता है, आवेश। और यहाँ पे आवेश के जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आवेश की जगह पर क्या बनना है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक का यदि गुणा कर दे और तिर्यक का गुणा करने के बाद क्या होगा, F बराबर हो जाएगा स्मॉल ई और कौन सी हो जाएगा, कैपिटल ई। स्मॉल ई इंटू क्या होगा, कैपिटल ई। ये किसके जगह पर होगा, बल के जगह पर होगा। तो बल निकाल लेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि हम जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर क्या होता है, F में। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1 और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। दोनों का कौन सा पक्ष बराबर है, दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू यम इंटू क्या लिख देंगे, ए। ये चीज ले देंगे। अब यम इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग। तो यहाँ से लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बट्टा के यम। ये किसका मान आ जाएगा, त्वरण का। ये ए जो है वैल्यू वो त्वरण के आ जाएगी और त्वरण आ चुका है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे ना, देखिए यहाँ से जब ये तो त्वरण निकाल लेंगे और त्वरण निकालने के बाद देखिए आगे क्या करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि ए बराबर होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपान यम। इसके बाद देखिए हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब किसी चालक तार को बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से जाने लगते हैं, जिनका मान होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, Vd बोलते हैं। और इनमें जो दो टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है, टाउ। टाउ मैंने क्या होता है, श्रांति काल। टाउ क्या कहते हैं, श्रांति काल। यहाँ पे नीचे दिखाया गया ये चीज कि हर एक जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका प्रारंभिक वेग, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या ले लिया, U1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग U2, फिर तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन का U3, ऐसे कर दिया है। फिर पहले वाले इलेक्ट्रॉन का जो बोलेंगे श्रांति काल कितना है, श्रांति काल लिखेगा τ1, τ2, τ3 ऐसे करके। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ τ1 पहले इलेक्ट्रॉन से दो क्रमागत टक्करों के बीच समय अंतराल है, तो ऐसे लिखा है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग, जो वेग लिखा है, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये चीज आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि होता है, देखिए पढ़े होंगे V बराबर होता है U प्लस A और क्या होता है T के जगह पे क्या रख दिया, टाउ। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनों का वेग लिखा जाएगा तो देखिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाए, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का V1 और इधर लिखेंगे, देखिए अब लिखेंगे U1 प्लस A और τ1। अब देखिए फिर ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिखा जाएगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाएगा अंतिम वेग V2। और देखिए इसके लिए क्या लिखा जाएगा, U2 और क्या लिखा जाएगा, ए। त्वरण नियत रहेगा और क्या लिखा जाएगा, क्यों त्वरण नियत रहेगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनों पर बल क्या लगेगा, समान। और यहाँ से होगा दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल τ2। ऐसे ही करते जाएंगे।
तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे। देखिए जब इनको किसी सेल या बैटरी से जोड़ देंगे, उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से और एक निश्चित दिशा में जाने लगते हैं, और जिस निश्चित वेग से जाते हैं उसको कहते हैं अनुगमन वेग Vd। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग Vd। ये वेग हो जाएगा। आज जब ना इलेक्ट्रॉन जो इनका प्रारंभिक वेग होगा, इनका प्रारंभिक वेग 0 होगा, औसत इनका जो औसत होगा ये क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब तार को सेल या बैटरी से नहीं जुड़े होते हैं तो तार इधर उधर गति करते हैं, तार में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब इधर उधर गति करते रहते हैं, जिसके कारण इनका औसत वेग 0 होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाता है, टकराएगा, दूसरे से टकरा के फिर से प्रारंभिक अपने जगह पर आ जाएगा, और जब वो अपने जगह पाएगा तो उनका औसत वेग क्या हो जाता है? 0। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है ऐसे, ये देखिए पहले इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, तीसरे इलेक्ट्रॉन का, ऐसे n वें इलेक्ट्रॉन का। ये जो दिखाई दे रहा है आपका U1 और क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा और A है, A। देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पहले इलेक्ट्रॉन का जो आपका है वेग U1 और क्या है? A और τ1। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का है U2 माने दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, और उसके बाद क्या है? A त्वरण है, और τ2 फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन का, फिर n वें इलेक्ट्रॉन का, बट्टा के n। दोनों में अलग अलग क्या कर दिए? भाग। यहाँ से हो गया U1 और फिर U2 U3 U4 U1 एक पास कर लिए, इसमें n से क्या कर दिए? भाग। उसके बाद देखिए A, सब में A है कि नहीं? सब में A है, यहाँ पे सब में A दिखाई दे रहा है। A को क्या कर दिए? A को कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा τ1 τ2 τ3 τ1 बट्टा के n। और जब सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, सारे इलेक्ट्रॉनों के दो टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को क्या बोल देंगे? टाउ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको सबको मिला के क्या लिख देंगे? टाउ। यहाँ पर सबको मिला के लिखा जाएगा टाउ। और देखिए इनका जो औसत वेग होगा, टोटल औसत वेग क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से बोलेगा अनुगमन वेग। देखिए अनुगमन में Vd बराबर, ये टोटल क्या हो जाएगा? इनका औसत वेग हो जाएगा 0। औसत वेग क्या हो गया? 0 प्लस देखिए यहाँ पर त्वरण, ये क्या था? नियत। ये नियत कर देंगे, और सबका दो टक्करों के बीच जो समय अंतराल क्या ले लेंगे? टाउ। यहाँ से हो जाएगा आपका Vd इक्वल टू हो जाएगा A और क्या ले देंगे? टाउ। अब A की वैल्यू भर सकते हैं। A अभी निकाले थे, A बराबर था स्मॉल e कैपिटल E बट्टा के यम। ये A निकाले थे, तो आप A की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका Vd इक्वल टू हो जाएगा, देखिए स्मॉल e कैपिटल E अपान यम और क्या रख देंगे? इंटू टाउ। इसके बाद देखिए आप पढ़ेंगे E बराबर पढ़े, E बराबर क्या होता है? V बट्टा के यल। E बराबर क्या होता है? V बट्टा यल। यहाँ पे E के जगह पर वैल्यू भरेंगे, और E के जगह पर जब हम वैल्यू भरेंगे देखिएगा Vd बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल e, और E के जगह पर क्या रखेंगे? V बट्टा यल। तो यहाँ से हो जाएगा V और बट्टा के क्या लिखेंगे? बट्टा के यल, V बट्टा यल। तो यहाँ से हो जाएगा यम और यल और क्या लिख देंगे? टाउ। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सीधे हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 वाले में, जो था I इक्वल टू होता है NE A और क्या है? VD। अब वैल्यू रखेंगे I बराबर देखिए NE A, और VD जब वैल्यू रखेंगे स्मॉल e और क्या है? V है। उसके बाद आप रखेंगे यम और यल और टाउ। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप चाहिए देखिए E को उधर भेज दीजिए, यम यल को ऊपर लीजिए, तिर्यक का गुणा कर दीजिए। जब तिर्यक का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए यम यल, और ये सब नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो NE स्क्वायर A और क्या हो जाएगा? टाउ। नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा V बट्टा के I। और आप जानते हैं V बट्टा I क्या होता है? R होता है। V बट्टा I क्या होता है? R, प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए यम यल NE A स्क्वायर टाउ, सब का सब क्या है? नियत मान है, द्रव्यमान लंबाई, और जितना वैल्यू देख रहे हैं NE A टाउ सब नियत है। स्थिर ताप पर ये सारा का सारा क्या होता है? नियत होता है, नियतांक होता है। तो यही आपको प्रूव करके लाना होता है कि V बट्टा I का जो अनुपात आप जानते हैं क्या होता है? R होता है। और R जो है, R किसके बराबर है? R की जो वैल्यू लिखेंगे यम यल और क्या है? NE स्क्वायर और क्या है? A इंटू टाउ, जो कि ये सब वैल्यू क्या है? ये जो वैल्यू नियत है। यही आपको प्रूव करके लाना था। इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप बोल दीजिएगा कि तार है, तार की लंबाई ये है, क्षेत्रफल इतना है, इसमें प्रति इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। उसके बाद बोलेंगे सारे इलेक्ट्रॉनों का जो आपका श्रांति काल है, τ1 τ2 τ3 ऐसे कर दीजिएगा, प्रारंभिक वेग U1 U2 U3 कर दीजिएगा, और बोलिएगा कि इनका औसत वेग, जब इनका औसत वेग जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा। और औसत वेग कितना होता है? औसत वेग 0 होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यदि आता है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो डेरिवेशन आपका है एम्पियर का परिपति नियम, या तो आपसे पूछेगा कि एम्पियर का परिपति नियम बताइए,
या एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग कौन वाला आता है? तार वाला। एक धारावाही तार रहता है लंबा, जिसके बगल में पूछता है बताइए कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र। इसका फार्मूला होता है बी बराबर μ0/2 पाई और I बट्टा R। ये फार्मूला होता है जब बोलता है कि अनंत लंबाई का क्या है? धारावाही तार है। तो हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पर? हमको प्रूव करना है एम्पियर का परिपथी नियम। तो क्या होता है एम्पियर परिपथी नियम? एम्पियर का परिपथी नियम ये होता है, देखिए बोलता है एम्पियर का परिपथी नियम किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का, किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I कि μ0 गुना के क्या होता है? बराबर होता है। यही होता है B इंटू DL क्या होता है? μ0I। ये फार्मूला होता है। तो हमको यही प्रूव करके लाना है। तो बोलेंगे कि देखिए ये तो पहले लिख देंगे एम्पियर का परिपथी नियम, उसके नीचे आइएगा उत्पत्ति में एम्पियर का परिपथी नियम लिखने के बाद उत्पत्ति, माना एक कागज के तल है जिसके लंबवत एक तार लिया गया है। एक तार क्या लिया गया है? एक धारावाही तार ऐसे ले लिया गया है जो कि क्या है? वाई वाई डैश। इसका नाम दे देंगे वाई और वाई डैश, वाई वाई डैश। एक तार है और तार में धारा कितना जा रहा है? तार में धारा मान लीजिए तार में धारा आपका प्रवाहित हो रहा है आई, ये बोल देंगे। तो बोला ना कि माना तार से r दूरी पर एक वृत्तीय पथ है। क्या बोलेंगे? r दूरी पर एक क्या है? वृत्तीय पथ। ऐसे बना लेंगे एक वृत्तीय पथ है। वृत्तीय पथ का जो केंद्र O है वह तार पर ही स्थित है। जो तार जा रहा है वो इसके केंद्र से ही होके जा रहा है। हम बोलेंगे इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर। तो हम लोग जानते हैं यदि केंद्र से r दूरी पर क्या होता है? केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए μ0 ये होता है B बराबर होता है μ0/2 पाई और होता है I बट्टा R। इसमें क्या किया गया है कि 2 से गुणा और 2 से क्या कर दिया गया? भाग। 2 से गुणा 2 से भाग। तो ये हो जाएगा इसके केंद्र से और कितनी दूरी पर? r दूरी पर क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद बोलेंगे कि O बिंदु से, ये तो हो गया समान दूरी पर। और एक बात और, ये जो केंद्र है इस केंद्र से इस वृत्तीय पथ के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा, क्योंकि केंद्र से दूरी हर जगह क्या है? बराबर है। इसलिए हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा। तो बोला है कि वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र समान होगा और वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगी। फिर बोला है जिसके फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र का B तथा तार के अवयव DL के समान दिशा में होंगे। जब समान दिशा में रहता है तो इनके बीच कितना डिग्री कोण बनता है? 0 डिग्री। तो ये आपको जो लिखने वाला है ये तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आगे देखिएगा आगे कैसे किया जाएगा। इसके आगे देखिए ये क्या लिया है, इधर देखिए यहां से जो हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको देखिए ये होता है स्मॉल DL बराबर हमको प्रूव करके लाना है क्या? μ0I। तो हम बोलेंगे कि उस छोटे से जगह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो देखिए विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, हम बोलेंगे उस छोटे से जगह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो लिखेंगे बी आपको बाहर कर लीजिएगा। बी इसलिए बाहर हो जाएगा क्योंकि उस वृत्ताकार पथ के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या था? समान था। तो बी आपका बाहर निकल जाएगा और बी जब निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? अंदर आपको बचेगा DL आपका अंदर बच जाएगा। और बी की वैल्यू आप लिखे थे μ0/4 पाई और उसके बाद लिखे थे आप 2I बट्टा के R और ये रहेगा DL। अब देखिए DL जो था आपका DL वहां पे छोटे से जगह, जैसे ये तार हम लोग बना दिए और इसके केंद्र O से एक वृत्ताकार त्रिज्या बना देते हैं। कितनी दूरी पर? यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पर। और एक छोटा सा जगह कितनी लंबाई थी? DL। ये DL लंबाई है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ जो लंबाई है DL है और इसका समाकलन जब करेंगे तो पूरा परिधि का करेंगे तो पूरा परिधि होता है 2πr। यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो लिखेंगे μ0/4 पाई और उसके साथ हो जाएगा 2I बट्टा R और साथ में क्या लिखेंगे? 2πr। यहाँ से देखिए आपका क्या कट जाएगा? 2 पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूना के 4 और यहाँ से क्या होगा? 1R से 1R कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा μ0 और क्या हो जाएगा? I। और यही चीज आपको क्या करना था? प्रूव करके लाना था। यही आपको प्रूव करके क्या करना था? लाना था। तो बहुत ही आसान था। केवल आपको क्या करना है, एक बार और देख लीजिए कि बोलेंगे एक धारावाही तार है जिसका नाम क्या था? वाई डैश। और इस धारावाहिक केंद्र से हमें बताना था कि बताइए इसमें कितना धारा जा रहा था? I। इसमें धारा कितना जा रहा था? I। और इसके पास R दूरी पर हमको क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो बोलेंगे कि ये जो तार लेंगे कागज के तल के लंबवत होगा और वृत्ताकार पथ के केंद्र से होके
जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हर वृत्ताकार का हर एक वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान होगा, जिसके कारण क्या हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र बी बाहर निकल गया है। और यहाँ पे जो लंबाई लिया गया है, छोटा सा लंबाई डीएल लिया गया है, और डीएल जब पूरा पूरा इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा और कट जाएगा, और ये जो हमारा प्रूफ करना था ये प्रूफ हो जाएगा।